अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोवाईक्यू कश्मीर। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो आज जेके एसएसबी की जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करके आए हैं। जब उनने कंप्यूटर पोर्शन देखा तो उनका भी रिएक्शन कुछ ऐसे था जो कि थंबनेल में आपको दिख रहा है। कंप्यूटर पोर्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट वाज वेरी टफ। जब मुझे एक फ्रेंड ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा, जब मैंने क्वेश्चंस देखे हैं तो क्वेश्चंस एक्चुअली फ्रॉम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हम नेट के लेवल पे पढ़ते हैं। शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हम नेट लेवल पे पढ़ते हैं, डेडलॉक्स हम नेट लेवल पे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर पोर्शन था दैट वाज नॉट इजी फॉर एवरीवन। स्पेशली अगर मैं कंप्यूटर वाले की भी बात करूं जिनको बीसीए था, उनके लिए भी ये टफ साबित हो सकता था ये पेपर। जो कि हम प्रीवियसली अगर हम ट्रेंड देखते हैं कंप्यूटर पोर्शन का, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इजी होता था पेपर। जैसे कि हम 20 में से एटलीस्ट 18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते थे और 18 करेक्ट होते थे। विच अमंग द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते थे, या फिर डायरेक्टली अगर एक्सेल के बारे में क्वेश्चन होता तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था। इतना ज़्यादा मतलब ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम में जो कंप्यूटर पोर्शन था दैट वाज आउट ऑफ द माइंड एंड नो बडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल फ्रॉम जेकेएसएसबी। तो कहीं ना कहीं जो पेपर पैटर्न वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं, लास्ट पे एक ऐसा रिसोर्स मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के लिए। आपको कोई और मार्केट से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंप्यूटर का मटेरियल है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिंपल भाषा में लिखा गया है, एंड उसी में से ये क्वेश्चंस आपको निकलेंगे एंड आई एम 100% श्योर उन्हीं में से क्वेश्चंस निकलेंगे। तो जहाँ पर मेरी राय है कि वो आपको पढ़नी ज़रूरी है। वो उतनी मोटी बुक नहीं है, बिल्कुल 100 या फिर डबल साइड 100 पेज की, मतलब अगर हम सिंगल पेज की बात करें तो 50 पेजेस की बुक आती है। तो उतना ज़्यादा तूफान नहीं है वो, आप कर पाओगे आराम से, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ठीक है ना? तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर पोर्शन के बारे में। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे, साथ साथ आंसर्स भी देते रहेंगे। प्लीज़ एंड प्लीज़ अपना पेपर अपने पास रखिए और नोट डाउन करिए आपको कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने आंसर्स आपको इनकरेक्ट हैं। वो चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी नर्वस हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ द थिंग इज़ यार, ये सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली और प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2-3 इयर्स। उनके लिए इनजस्टिस हो रहा है बिकॉज़ पेपर पैटर्न्स एब्रप्टली चेंज हो रहे हैं। जो वो एक्सपेक्ट करें वो चीज़ नहीं आती है। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है वही होती है एग्ज़ामिनेशन में। तो कहीं न कहीं डीमोटिवेशन इज़ एट अ पीक। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जेके एसएसबी से कि यार, कंप्यूटर के लिए हम जा रहे हैं, ये एक पार्ट है, ये कोई नेट सर्टिफिकेशंस नहीं है। अगर आप नेट सर्टिफिकेशंस दे रहे हो, 15 क्वेश्चन हैं, तो आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन नेट एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, पीएचडी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। वी आर देयर टू qualify the examination, not for some other degree. Okay, now let's get started without wasting any more time. Okay, the first question जो कि आया था, that was which of the following is fundamental operation performed by computer to carry out arithmetic operations in ALU। ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन जो इनमें ऑप्शंस दिए गए थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग थे। असल में जब हम सीपीयू पढ़ते हैं, सीपीयू में दो टाइप्स होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स होते हैं, सॉरी। वन इज कॉल्ड एएलयू, अनदर इज कॉल्ड सीयू। दिस एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सीयू फॉर द कंट्रोल यूनिट। दिस इज परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्या कहते हैं सो लॉजिकल गेट्स जो हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं बाई प्रोसेसिंग द बाइनरी डेटा। यानी कि बाइनरी डेटा क्या होता है, 0 1 1 0 ऐसे करके होता है। ये सारा बाइनरी लॉजिकल गेट्स में चला जाता है और लॉजिकल गेट्स ही असल में सारे फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सो अगर आपका आंसर बी है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। दैट मीन्स प्रोसेसिंग बाइनरी डेटा थ्रू लॉजिक गेट ऑपरेशंस। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। कैसे? मैनिपुलेटिंग बाइनरी बिट्स यूजिंग लॉजिकल गेट्स, जैसे एंड और नॉट, जोर। नैंड भी आता है इसमें, नॉट भी आता है, बहुत सारे गेट्स आते हैं इसमें। असल में वही हमारे कैलकुलेशंस को आगे आगे ले जाता है और वही हमारी टास्क को परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन वाइज। ठीक, अगर आपका आंसर बी है तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ बने हैं। प्लीज एंड प्लीज इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखिए, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct regarding the relationship between instruction execution
मेमोरी हायरार्की एंड एड्रेसिंग मोड्स। अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इसको कहते हैं, या तो फिर ये हम इसमें पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे फोकस करते हैं, या फिर अगर आपने सुना होगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एड्रेस मोड्स पढ़ते हैं। तो यार ये कहाँ से एक जेकेएसएसबी के बंदे को पता होगा? दिस इज हेल। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है इमीडिएट एड्रेसिंग ऑलवेज स्पीड्स अप एग्जीक्यूशन बाय अवॉइडिंग मेमोरी एक्सेस। यार मुझे हंसी आती है, क्या आंसर को देख के मुझे हंसी आती है यार, कर क्या रहे हैं जेकेएसएसबी वाले, ठीक। A larger cache always improves performance regardless of hit ratios। अब ये hit ratio होता क्या है? This is this is a combination part of computer architecture, operating system and ELP, that's called assembly language programming। जहाँ पर हम असल में 8086 के बारे में पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से इस चीज़ के बारे में पता होगा? Data hazards can occur in pipeline CPU even with only register addressing, and there is virtual memory removes the need of cache memory। अगर हम डायरेक्टली आंसर पे आते हैं, हमें इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। द आंसर इज डेटा हैजर्ड कैन ऑकर इन पाइपलाइन सीपीयू इवन विद द रजिस्टर एड्रेसिंग। अगर मैं इसी एक्सप्लेनेशन पे आऊँ, इट विल टेक मी अराउंड फिगर 2 hours टू एक्सप्लेन हाउ। इवन व्हेन द ऑपरेंड्स आर इन रजिस्टर, ऑपरेंड्स मतलब वो जिन पे ऑपरेशन किया जाए। पाइपलाइन स्टेज, जैसे अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी, ये जो ए और बी है ये इन पे ऑपरेशन किया जा रहा है एडिशन, तो ये ऑपरेंड्स बने, ठीक। कैन कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसी कॉजिंग डेटा हैजर्ड। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगर आपका ये करेक्ट आंसर है, बधाई हो, चाहे तुक्का मारा हो या फिर आपने बिल्कुल इस चीज़ को पढ़ा हो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग कंप्यूटर मेमोरी डेटा स्टोरेज फंडामेंटल। एटलीस्ट ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, एंड द आंसर वाज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। यस, इट इज फास्टर देन, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट डेटा को अपने अंदर सेव करता है। जब सीपीयू देखो, ऐसे में आपको हिरारकी, सॉरी, ऐसे में आपको हिरारकी समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज योर सीपीयू। ओके, सीपीयू के इमीडिएट बाद आता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के इमीडिएट बाद आता है रैम, रैम के इमीडिएट बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज। देखो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज और सीपीयू होता है, इस लेवल स्पीड अप लेवल को मैच करने के लिए वी आर यूजिंग रैम, ठीक। लेकिन रैम भी अकेले काफ़ी नहीं होती है, इसके बीच में होती है कैश मेमोरी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी इज प्रेजेंट इन बिटवीन सीपीयू एंड रैम। तो ये मैं बिल्कुल अब एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, डेफिनेटली देयर विल बी अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाइक दिस। तो देयर इज अ कैश मेमोरी। असल में कैश मेमोरी क्या है? इट इज फास्टर देन रैम, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फ्रीक्वेंट डेटा स्टोर होता है। अब क्या आएगा? कैश मेमोरी सिट इज क्लोजर टू सीपीयू, यस, बिल्कुल नियर टू सीपीयू, एंड रिड्यूसेस एक्सेस टाइम। जबकि इसमें फ्रीक्वेंट डेटा होता है तो एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है सीपीयू को, ताकि वो चीज़ों को प्रोसेस करे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ लग रहा है कि रैम इज नॉन, ये अगर वोलाटाइल होता तो कहीं ना कहीं हम इसको करेक्ट मानते थे एटलीस्ट, लेकिन नॉन वोलाटाइल मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ परमानेंट, रैम इज नॉट परमानेंट मेमोरी। ओके, रोम अलाउज बोथ, रोम का मतलब ये होता है रीड ओनली मेमोरी, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि राइट ऑपरेशन आप कर सकते हो नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शन के लिए। सीपीयू, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड बहुत कम होती है, सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इनमें बहुत ज़्यादा स्पीड मिसमैच होता है, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। Okay. Next question number 4. Which statement is correct regarding CPU operation and instruction execution? Again, this is from the computer architecture. कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जिनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ही नहीं वहाँ पे, ऐसा नहीं, मतलब लिखा होगा कुछ टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेकिन उतना डिटेल में आपको नेट नहीं करना है यार, क्या बने आपको, ठीक। सबसे पहला हमें डायरेक्टली आंसर पे जाना है। द आंसर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। तो यार कहाँ से एनकोडिंग डिकोडिंग आपको ये चीज़, मतलब लाइक हेल है यार। थोड़ा बहुत वो एथिक्स होने चाहिए कि हम कैसे पेपर सेट करेंगे। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर होल्ड द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। क्षमा चाहता हूँ मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओवरफ्लो ऑफ टू कंप्लीमेंट एडिशन, इस ये हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से आप ढूंढोगे, या आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं, ये हम और एक दो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही आज बहुत ज़्यादा कैरी ऑन किया गया है, ठीक। ओवरफ्लो ऑफ टू बिट कम्प्लीमेंट, अब मैं कैसे आपको समझाऊँ? हमारे पास होते हैं कि दिस इज फॉर एग्जांपल, सपोज अगर मैंने कुछ बाइनरी डेटा लिया है, तो इस बाइनरी डेटा का इन्वर्जन, देन अगेन वन कम्प्लीमेंट, देन अगेन टूज कम्प्लीमेंट, दिस इज
this is a bit complicated. Okay, examine only the carry most significant bit when converting an unused integer or unsigned integer, ठीक, to a larger type. Zero extension is used to preserve the value. अगर आपने इस चीज को देखा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको ऐसे आंसर, अगर आपके पास 1111 है, ठीक, यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन बिट है 1, अगर आप इसके आगे 00 लगाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज एक्चुअली उसका जो जीरो एक्सटेंशन होता है वो इस वैल्यू को प्रिजर्व करता है. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर एंड इट शुड बी द करेक्ट आंसर. दिस इज फॉर द वन टेक. ओके, पहला ये तो बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते हैं यार. सेकंड पार्ट जिसका भी करेक्ट है, उसके बाद अगर हम एलिमिनेशन से भी करेंगे, एलिमिनेशन में सबसे पहले तो यार एक मिनट, ये तो एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि इसमें 4 है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है. जिसमें सेकंड ऑप्शन है वो 100% कहीं ना कहीं करेक्ट होगा. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक. तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या होगा वो चीज हम देखते हैं पहले. BCD, दैट्स कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल, रिप्रेजेंट सेपरेट ईच डेसिमल. यस, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना. बाइनरी BCD में क्या होता है कि हर एक डिजिट को 4 बिट्स में इनकोड किया जा रहा है, ठीक. अगर 4 है, इसका जो BCD है ये 4 बिट्स होगा. जैसे अगर 10 है, इसका जो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल होगा वो 1010 होगा. तो 4 बिट रिजर्व होता है. तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट है. अब देखो, ये भी करेक्ट है, ये भी, तो 4 वाला एलिमिनेट होगा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 100% करेक्ट आंसर होगा. दैट्स फॉर श्योर. ओके, जहां तक मेरी आइडियोलॉजी जा रही है, जहां तक मैंने चीज़ों को रिसर्च किया है, तो ये चीज़ करेक्ट. अगर आपने ऑप्शन बी दिया है, कंग्रेचुलेशन, यू आर करेक्ट. बात करेंगे वन मोर थिंग. दिस वाज अ बिट फैक्चुअल क्वेश्चन, जहां तक मुझे समझ आया. ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था. फैक्चुअल क्वेश्चन इन द सेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली करा. देखो, डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये करेक्ट नहीं है. चलो, डिवाइस ड्राइवर को हम अगर फॉर एग्जांपल, डिवाइस ड्राइवर इज नॉट अगेन इट्स नॉट एन हार्डवेयर. नो, इट्स नॉट एन हार्डवेयर. कीबोर्ड, अगर चलो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, बट कीबोर्ड पे तो कंप्लीट है, तो हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता. कंपाइलर इज हार्डवेयर, रैम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगेन दिस नॉट, अगर आपको कंपाइलर में इशू है, रैम तो कभी भी नहीं हो सकती है. तो पहले 2 तो एलिमिनेट हुए हैं, ठीक. अब जब पहले 2 एलिमिनेट हुए हैं तो हम किस पे जाए, हम जाएंगे 4 पे. CPU हार्डवेयर है जो कि करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ये चीज़ तो करेक्ट है, ठीक. फिलहाल तो ये करेक्ट लग रही है मुझे. अब करेक्शन के टाइम पे नहीं, बट ये चीज़ हो रहा है कि चलता रहता है, ठीक. Adobe Scan is a hardware and monitor is system software. How it is possible? So the correct option is here, option number C. If you are correct, if you are taking the option number C, that is the correct answer. No issues. Congratulations, you are going good. A computer has quad core. Quad का मतलब होता है 4, ठीक. 4 कोर CPU होता है. 2.4 GHz क्लॉक स्पीड को हम कहते हैं. The clock speed is measured in hertz. That is actually the frequency. 16 GB RAM, 1 TB SSD. SSD solid state drive, जो कि आता था इससे पहले क्वेश्चन. What is the full form of SSD? ठीक. The program that uses many threads. एक प्रोग्राम है जो बहुत सारे थ्रेड्स को इस्तेमाल करता है. फ्रीक्वेंट डिस्क ऑपरेशंस को रनिंग में बहुत बहुत स्लो चल रहा है. जो भी डिस्क ऑपरेशन वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं और कभी कभार क्रैश भी होता है. क्या हो सकता है इसका रीज़न? याद रखना, मल्टी थ्रेड्स इनसफिशिएंट है, मेमोरी यूजेज बहुत ज़्यादा है. मतलब क्या है इस चीज़ का, आपने एक प्रोसेस लिया, वो कब लैग करेगा, जब इसकी मेमोरी यूजेज बहुत ज़्यादा होगी और जो इसके थ्रेड्स होंगे वो इनसफिशिएंट होंगे उन कामों को करने के लिए, उन टास्क को करने के लिए, ठीक. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम श्योर ऑप्शन नंबर ए. मुझे नहीं लगता है कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे ख्याल से 10 स्टूडेंट्स ने दिया होगा, 10 स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को दिया होगा जो कि कंप्यूटर नोइंग बंदे थे. दैट्स फॉर श्योर. रेस्ट ऑफ द थिंग अगर कुछ 10 होंगे जिन्होंने तुक्का दिया होगा. एंड बिकॉज द थिंग इज लेवल ऑफ द पेपर, आई कैन बेट ऑन दिस लेवल ऑफ द पेपर वाज नॉट इजी. ओके, पुअर थ्रेड मैनेजमेंट एंड एक्सेसिव मेमोरी कैन लीड. ये तो मैंने बोला कि जब पुअर थ्रेड यानी कि इनसफिशिएंट थ्रेड्स मिल जाते हैं, इनसफिशिएंट थ्रेड्स मिल जाते हैं, जब इनसफिशिएंट थ्रेड्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम क्रैश हो जाता है. लेकिन जो आगे वाले होने, दैट इज वो मेरे मेरे मेरी पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि यार प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पे, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. लेकिन इसमें डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. याद रखना, एवरी beginning should not be it should not be set your कि ये अब एंड होने वाला है. नहीं, मेक श्योर दैट इट इज बिगिनिंग.
चीज़ें हार्ड आज से हैं, इन चीज़ों को हम रिकवर करेंगे। रिकवर करने के बाद डेफिनेटली विल 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 कूप अप एंड विल इंशाल्लाह डू दीज थिंग्स विद ऑल प्रॉपर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मैं कैटेगराइज कर रहा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन इट इज एन इनपुट डिवाइस, पंच कार्ड इट इज एन इनपुट डिवाइस। पंच कार्ड याद रखना फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होता था। प्लॉटर ये तो बिल्कुल सा मतलब क्या मैं बोलूँ, इट्स एन आउटपुट डिवाइस। साउंड कार्ड इट इज एन आउटपुट डिवाइस। डिजिटल टैबलेट दिस इज एन इनपुट डिवाइस, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। ड्रम दिस इज एन what you call as output device. Scanner is an input device. Okay, the option number D is correct answer. First, second, 5 and 7 these are all input devices. 3 4 and 6 these are all output devices. Okay, I hope this is very clear. बाकी आगे हम बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग, ये क्या था, लाइक हैप्टिक ग्लव्स, tactile display, voice response unit VRU and data gloves। ये हम इमर्जिंग ट्रेंड्स में पढ़ते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स मैं अभी बोलूँगा बुक कौन सी पढ़नी है जहाँ से सारी चीज़ें निकलेगी। इमर्जिंग ट्रेंड्स में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी कि ये जो पहला था हैप्टिक ग्लव्स, इट मीन्स डिटेक्ट यूजर गेस्चर्स एंड प्रोवाइड फोर्स फीडबैक। ठीक, असल में ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी एक यूनिट है। जब आप वो चीज़ पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी। दूसरे को था वन, दैट मीन्स ये जो टेक्टाइल डिस्प्ले है, इट मीन्स जनरेट टेक्टाइल। ये तो बिल्कुल सा मतलब ना मिलता जुलता था। टेक्टाइल सेंसेशन एंड मे सेंस यूजर इंटरैक्शंस। ठीक, उसके बाद था थ्री को फोर, दैट मीन्स वॉइस रिस्पॉन्स, दैट मीन्स जनरेट सिंथेसिस ऑडियो आउटपुट। ये तो बिल्कुल सा मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकॉर्ड एज थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाया होगा तो डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। बट जो कि टर्म्स इन्हें दिए हैं, ये टर्म्स थोड़े बहुत मुझे लगा कि नॉनसेंस टाइप के टर्म्स थे, लाइक आउट ऑफ द माइंड टर्म्स थे। बट स्टिल इट वाज, अगर आप थोड़ा और अपने आप को यहाँ पे थोड़ा कंसाइज रखते हो, ओके वॉइस वीआरयू शुड बी रिलेटेड टू द ऑडियो। जब हमने ऑडियो देखा है तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिमाग में आ रहा था कि यार 3 को अगर 4 है तो ये 2 तो एलिमिनेट हुए। उसके बाद हैप्टिक, जब आपने बोला हैप्टिक फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक का मतलब होता है गेस्चर्स को नोट करना। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर आप गेस वर्क आराम से कर सकते, जहां पर एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते थे ना। इस चीज ने थोड़ा बहुत मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट किया है। देखो, इन अ सिस्टम विद मल्टीपल प्रोसेसेस, यानी कि एक सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक, एंड रिसोर्स टाइप, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक। असल में डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक होता है कि जब एक प्रोसेस यहाँ पे, एक प्रोसेस यहाँ पे, इसको कीबोर्ड चाहिए, इसको कीबोर्ड चाहिए, इसको भी कीबोर्ड चाहिए मीन, लेकिन ये कीबोर्ड छोड़ नहीं रहा है, इसको कीबोर्ड की नीड है, तो एक सिचुएशन अराइज होती है डेडलॉक। अब यहाँ पे इसके पास माउस है, ठीक, लेकिन इसको माउस की नीड है, लेकिन है वो इस P2 के पास। देखो, P1 के पास कीबोर्ड है, ये छोड़ नहीं रहा है, P2 को कीबोर्ड की नीड है। P2 के पास माउस है जो कि P1 की नीड है, P2 छोड़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं दिस इज व्हाट ही कॉल्ड एज, मैं सिंपल तरीके से दिस इज द डेडलॉक सिचुएशन। ठीक, अब इस डेडलॉक सिचुएशन में क्या होता है? डिक्रीजिंग सीपीयू प्रायोरिटी टू ऑल प्रोसेसेस, यानी कि हम सीपीयू प्रायोरिटी को ही खत्म करेंगे, P2 को भी प्रोसेसर नहीं देंगे, P1 को भी प्रोसेसर नहीं देंगे। ठीक, प्रीएम्प्ट रिसोर्स, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है छीनना, कहां से? एक प्रोसेस से और एलोकेट टू अदर प्रोसेस। देखेंगे, इंक्रीज द, एक प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करना, लेकिन ये भी तो जेन्युइन नहीं है कि अगर P1 की प्रायोरिटी हम इंक्रीज करेंगे, क्या पता ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब इसमें प्रायोरिटी में क्या होता है, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक छोटा सा यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद है। देखो, प्रायोरिटी में होता है क्या है कि अगर मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, P1 एक प्रोसेस है जिसको चाहिए 10 सेकंड्स एग्जीक्यूट होने में, P2 एक प्रोसेस है जिसको चाहिए 10 मिनट एग्जीक्यूट होने में। ठीक, अगर मैंने प्रीएम्प्ट किए रिसोर्स, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है छीनना, मैंने छीने रिसोर्सेस। ठीक, मैंने किसको दिए? 10 सेकंड वाले को दिए, तो ये जो 10 सेकंड वाला है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 10 मिनट वाला काम पे लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत सॉर्ट ऑफ वैलिड लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज 10 सेकंड में जो काम होगा 10 मिनट का, 10 सेकंड के बजाय मैं 10 मिनट क्यों वेट करूँ यहाँ पे। लेकिन मामला क्या है कि अगर ये 10 सेकंड है और ये 10 मिनट है, आप तीसरा ऑप्शन पढ़े, इंक्रीज द सीपीयू। मैं क्या करूंगा, एक प्रोसेस की प्रायोरिटी करूँ, सारे प्रोसेस की प्रायोरिटी करूंगा इंक्रीज। मैंने इसकी भी प्रायोरिटी इंक्रीज की, इसकी भी प्रायोरिटी इंक्रीज की, तो अगेन एक डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो जाएगी, एंड दैट्स फॉर श्योर अगेन डेडलॉक सिचुएशन विल ऑकर। इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ वन प्रोसेस, इसकी प्रायोरिटी सपोज फॉर एग्जांपल ये जल्दी होने वाला है, लेकिन मैंने इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज की, लेकिन तो 10 सेकंड के लिए वेट कर रहे हैं बेचारा,
तो कहीं ना कहीं द ऑप्शन नंबर बी, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हम इस 10 मिनट वाले बंदे से बोलेंगे यार आपको तो 10 मिनट है यार, आपके रिसोर्स में छीन सकता हूँ, ये मैं इसको दे सकता हूँ 10 सेकंड में, क्या ही मुझे 10 मिनट क्या वेट क्यों करना है, 10 सेकंड वेट कर दें, उसके बाद आप प्रोसेस करो। दिस वॉज ए सिंपल थिंग। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड जो था ना, यहाँ पे कीवर्ड था प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट का मतलब होता है छीनना। इसीलिए जब हम शेड्यूलिंग देखते हैं ना, शेड्यूलिंग दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो ये कहीं ना कहीं एक एक अटेम्प्टिव था, अगर आपको प्रीएम्प्टिव के बारे में पता होता। दैट इज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टॉपिक है शेड्यूलिंग। देन सॉरी फॉर दिस, ये कॉपी नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने इसको इमेज ही लिया, ठीक। इमेज में क्या हम वो चीज़ देखते हैं। Consider the system using preemptive priority. Again, preemptive का मतलब होता है छीनना, इसको कहते हैं पीपीएस, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। विच ये पता नहीं मतलब ना पेपर में क्या इन्होंने आंसर दिया, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट जो मुझे पेपर दिया गया उसी सिनेप्ट के हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक। With multiple real-time and user-level processes, priority inheritance protocol is implemented. ठीक है ना, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर एक सिस्टम प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करता है बहुत सारे प्रोसेसेस पे, जो रियल टाइम मतलब कि जो प्रोसेसर एक्टिवली यूज कर रहे हैं, प्रियोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक। ये कैसे इंप्लीमेंट होगा वो चीज हम समझते हैं, ठीक है। पहले देखिए, सबसे पहला, प्रियोरिटी इन्वर्जन कैन ऑकर व्हेन लो प्रायोरिटी प्रोसेस होल्ड द रिसोर्सेज दैट a हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नीड्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब होता है तरजीह देना। मैंने अभी आपको बोला कि अगर मेरे पास एक P1 है जिसको 10 सेकंड लगेंगे, अगर ये होल्ड करेगा रिसोर्स अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में, तो कहीं ना कहीं बेस्ट है, ठीक। कहीं ना कहीं इनहेरिट करना ये ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर होगी। अंडर द प्रायोरिटी इनहेरिटेंस, द लो प्रायोरिटी प्रोसेस टेम्पररली इनहेरिट्स द, ये सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो ब्लॉकिंग है ना, यहाँ पे आप डेड लॉक भी कर सकते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बोली, कम टाइम इनहेरिट कर सकता है टेम्पररी टाइम के लिए, ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करे। तो दूसरा भी करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Priority inversion can completely avoided if all the processes are scheduled in round robin fashion. अबे राउंड रॉबिन फैशन क्या है? ये एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जो मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी, ठीक। स्टारवेशन में स्टिल ऑकर फॉर लो प्रायोरिटी प्रोसेस इवन विद हायर, यानी कि स्टारवेशन का क्या मतलब होता है, ये मतलब ना अनकंडीशनल वेट कर रहा है, 10 सेकंड वाला प्रोसेस अनकंडीशनल वेट कर, तो स्टारवेशन में जाता है। द आंसर इज फॉर दिस, अगर दो करेक्ट है पहले, तो देखो ये भी, ये तो फिलहाल मैं करेक्ट मानूं, ये तो मैं कभी करेक्ट नहीं मानूं, ये तो मैं कभी करेक्ट नहीं मानूं। अब मामला है 4 का। लेकिन याद रखना, जब लो प्रायोरिटी वाला वेट करेगा तो स्टारवेशन में पड़ेगा। स्टारवेशन का मतलब होता है कि इट इज सिंपल सिचुएशन जहाँ पर एक लो प्रोसेस वाला जो जहाँ जिसको कम टाइम लगता है प्रोसेस, वो कंटिन्यूअसली एक लूप में चला जाता है। वो बोलता है कि यार मुझे रिसोर्स चाहिए, वो स्टारवेशन में रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या होता है, जब आपने खाने का प्लेट अपने सामने रखा, दूसरे बंदे ने भी खाने का प्लेट अपने सामने रखा। द थिंग इज कि आपको बहुत टाइम हुआ वेट करते हुए, एक बंदा आया, उसने खाना लिया, तो आप एक स्टारवेशन पोजीशन में हो। दैट्स द केस कि यहाँ पे उसको प्रायोरिटी मिल रही है, जिसको मतलब ना कम टाइम में समाप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये 4 ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है, एंड दैट इज द केस। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक। 1 ट्रू डिस्क्राइब्स द प्रायोरिटी इन्वर्जन करेक्टली। Priority inheritance elevates, blocking the process priority. False. Round robin does not eliminate the priority inversion. That's the case. It's a non-preemptive. Non-preemptive में कोई priority inversion नहीं होता है, ठीक। True. Starvation of low priority process can still occur. यही मैंने बोला कि कम टाइम वाला still starve करेगा, ठीक। Okay. That is ये मतलब ये लेवल थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, that's for sure. Okay. Now the question is, which of the following statement is not correct? Is not correct. See, content control can restrict editing a document, however cannot enforce data validation. मतलब मतलब ऑप्शन में ही आंसर छुपा है। अगर आपने इस चीज को क्लिक किया होगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इन अ डॉक्यूमेंट, फिर एनफोर्स करना वैलिडेशन, कैन नॉट एनफोर्स द वैलिडेशन। एक तो देखो, आपने रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल की है, देन हाउ इज पॉसिबल कि आप वैलिडेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी में आंसर छुपा है। आई होप आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, बट स्टिल I can give you a guess here. You can apply different first line indent and hang indent और paragraph बकवास है, ठीक।
ये भी बकवास है, ये भी बकवास है। तो नॉट करेक्ट ये है, ठीक, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो मेक श्योर दैट इफ यू हैव यूज इट दी, मैं यहाँ पे क्रॉस इसीलिए कर रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इट मींस दैट कंटेंट कंट्रोल इन माइक्रोसॉफ्ट कैन इन्फोर्स डेटा वैलिडेशन। इसलिए मैंने बोला कि यार ये चीज़ और ये चीज़ कहीं मैच नहीं हो रही है, दैट्स द केस, मैंने बोला कि इसी में आंसर छुपा है, ठीक। सो द स्टेटमेंट क्लेमिंग कैन नॉट इन्फोर्स वैलिडेशन इज इनकरेक्ट। मतलब कहीं मैं बोल रहा हूँ टफ था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपका थोड़ा हाई लेवल थिंकिंग होना जरूरी था, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू मतलब जब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे पहला ही ऑप्शन ऐसा लगा जो कि ट्रू था। यूजिंग सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक एक ऑप्शन होता है मिस वर्ड में, जहां पर हम हेडर एंड फुटर इन सेम डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। पेज ब्रेक एलो यू टू, कैसे भाई? हेडर एंड फुटर कैन नॉट बी चेंज एट वंस। ये तो बिल्कुल, फिर तो हेडर एंड फुटर आज से पहले 10 साल मैंने दिए हैं, वो मैं चेंज नहीं करूँ, तो ये तो हद ही होगी। जेकेएसएस भी आज भी एक हेडर एंड फुटर रखता है। मतलब अगर आप देखोगे, वो कहीं ना कहीं हर एक एनेक्सरी में, हर एक सिलेबस में हेडर एंड फुटर रख रहा है, जो इनने आज से 10 साल पहले रखा था। तो ये तो पॉसिबल, हेडर एंड फुटर ऑटोमेटिक कैसे ऑटोमेटिक डिलीट होगा? इसीलिए मैंने बोला कि पहला ही ऑप्शन इसमें, पहला मुझे करेक्ट लगा, ठीक। ओके, दिस वाज एन एक्सेल क्वेश्चन। देखिए, ये वो एक्सेल नहीं था जो आप जीकेएसएस में पढ़ रहे हैं, ये एक्सेल वाला था, डेटा एनालिटिक्स, ये वाला एक्सेल था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक। इसका जो आंसर था दैट वाज डायरेक्टली डी। ये मतलब फॉर्मूला न्यूमेरिक वैल्यू पे करेक्ट होगी, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू उस पर करेक्ट होगी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए हम जाना नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट लग रही हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हम एक्सेल के माइक्रो टॉपिक में पढ़ते हैं, जो कि होता है डेटा एनालिटिक्स में, नॉर्मल जीकेएस में नहीं होता है ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, सिंपली मतलब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, सुपर प्रोडक्ट कभी नहीं आएगा, सम, दिस इज अ काउंट इफ पे जब मैंने नजर देखी, इसके बाद मैंने ये चीज, मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि ओके, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नाउ इट इज पॉसिबल सम प्रोडक्ट या सम, कैसे काउंट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू काउंट दिस, देयर द वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस, काउंट इफ एस, इफ्स और आईएफएस को बोल सकते हैं, ठीक। is designed to count with a multiple criteria across range, ठीक। डन, ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे विच करें ईमेल फंक्शन। ये आया था POP3, अगर आपको याद होगा, JKPSI 2022 आई थिंक, इसमें क्वेश्चन आया था। ये तो देखो, ईमेल फिल्टर रूल कैन नॉट ऑटोमेटिकली, ये तो ठीक। डिजिटल सिग्नेचर इन ईमेल इनक्रिप्ट, कहाँ से? देखो, डिजिटल सिग्नेचर होगा तो यार रिसीवर क्यों नहीं पड़ेगा? पॉप 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर ये चीज ना होती, यहाँ पे ये चीज होती, यूजिंग BCC ensures द सेंडर एंड रिसिपिएंट कैन नॉट। अगर यहाँ पे देखो, सेंडर कैन सी बट रिसीवर कैन नॉट, तब ये करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे दोनों, सेंडर तो देखता है लेकिन रिसीवर नहीं देखता, तो POP इज द करेक्ट आंसर। POP प्रोटोकॉल डाउनलोड इन ईमेल, ये तो करेक्ट था, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन में है। In Microsoft PowerPoint, which I'm following, you cannot slide. They see the table data. See the slide cannot directly convert it into the small. See the table data. ठीक। उसके बाद consider the following TCP/IP. याद रखना, TCP/IP guarantees the deliver of packets. असल में क्या होता है, ये आप पढ़ते हो OSI मॉडल में, ठीक। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा ऐसे, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, 7 आ रहे हैं, हाँ। इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, इसको कहते हैं सेक्शन लेयर, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको कहते हैं नेटवर्क लेयर, इसको कहते हैं डेटा लेयर, इसको कहते हैं फिजिकल लेयर। अब ये जो मसला है TCP/IP प्रोटोकॉल, इसमें ज़्यादा तूफान नहीं होता है, इसमें 5 लेयर होते हैं। एंड TCP/IP सीधे मैं बोलूँगा, TCP/IP delivers and the correct order packets but not the timing, that is the correct answer। उसके बाद विजुअल फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेट राउटिंग। अगर आपने IT नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पर भी चीज़ को पढ़ते हैं, सिंपली मुझे लगा कि ये जो है ना, IPv6 एडिशन एलिमिनेट्स द नीड ऑफ नेट। नेट हम, अगर ये IPv4 होता तो ये करेक्ट, तो ये रॉन्ग होता। IPv4 में नेट होता है, ये असल में एक एड्रेस एसोसिएशन होती है, जो हम पढ़ते हैं क्लास
12th में यूनिट नंबर 1, जहाँ पर आप IPv4 एंड IPv6 पढ़ते हैं, क्लासेस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर IPv4 होता तो ये करेक्ट गलत होता, लेकिन जब IPv6 होता है इसमें नेट एड्रेस एलिमिनेट होता है। जब मैंने ये चीज़ देखा मुझे वहीं पे लगा कि यार ये चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, एंड इट इज़ करेक्ट आंसर। IPv6 adopt eliminate and need for the net because it provides vastly large address spaces. Okay, in the context of cloud computing infrastructure as a service, infrastructure cloud computing में तीन चीज़ आती है। एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की हम बात करते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत दो ऑप्शंस पे कहीं ना कहीं डिफर्मेशन हो रही है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा कुछ आता है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे नेटवर्क हार्डवेयर भी, और यहाँ पे मैं इन दो को मार्क करता हूँ। ठीक, अभी के लिए आंसर की क्या आ रही है वो मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज यहाँ पे मैं इन दोनों को मार्क कर सकता हूँ, बिकॉज there are some things which we need to take care of. Okay, this is all for today. This was all for today. Hope कि ये जो चीज़ें आपको क्लेरिफिकेशन मिली है, डेफिनेटली इसने आपको हेल्प की होगी। देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज ऑल माय assumption, दिस इज ऑल माय प्रैक्टिस फॉर लास्ट 5-7 ईयर जो मैं पढ़ाता हूँ, नेट्स के लिए भी प्रिपरेशन की। एंड ओवरऑल मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि जो भी मैंने आपको करेक्ट आंसर बोले, कि होप कि ये करेक्ट हो। लेकिन लास्ट का जो क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग के हिसाब से, नेटवर्क हार्डवेयर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मुझे कहीं ना कहीं डिफॉर्मेटिव लग रहा है। ठीक, इनमें इनमें चेंज हो सकती है। रेस्ट ऑफ द थिंग वी हैव टू वेट फॉर द JKSSB की। एंड ये चीज़ याद रखो कि दिस पेपर इज़ नॉट योर एंड गोल। मेक श्योर दैट आप मेहनत करते रहो। एंड रिमेंबर, अगर आपको और मेहनत अच्छे से करनी है, क्लास 11th एंड क्लास 12th जेके बोर्ड, ज़्यादा नहीं, जेके बोर्ड, अगर आपको NCERT की बुक मिल रही है, बोर्ड की बुक मिल रही है, या फिर आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक देख रहे हो, तो यार यकीन मानो उनमें से आपको अगर 15 क्वेश्चन है, आई गारंटी यू ऑन दिस 12 क्वेश्चन उनमें से निकलेंगे, बिकॉज उनमें अच्छे से डिटेल्स आपको मिली हैं। एंड वो मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि यहाँ पर अच्छा खासा ग्रेजुएशन लेवल का टच हुआ है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्ज़ाम है। बट द थिंग इज़ 11th to 12th अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, PK सिन्हा एक नाम की बुक है, जो अगर आपने एक बार पढ़ी, थोड़ी बहुत मोटी बुक है, अराउंड 850 पेजेस की बुक है। अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो एक दो 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 तीन, तो ये 3-3 पेजेस पढ़ रहे हैं, आपको इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। एंड इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू, इफ यू वांट टू स्कोर, PK सिन्हा। रेस्ट अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लेक्चर से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है, मैं PK सिन्हा की ही वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, एंड आई विल अपलोड दिस टू द कू IQ कश्मीर। सो होप कि ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी, एंड मेक श्योर दैट आपने अपने दोस्त के अंदर शेयर करें। रिमेंबर मी इन योर दुआज, एंड आई होप कि अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर रिज़्क अता करे, साथ साथ हमें भी। तो चलिए हम इस चीज़ को आज ही वाइंड अप करते हैं। टिल दिस, आई होप कि ये जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सारे ठीक हो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।